हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल दिमाग वाला पर जो हमारे कोल इंडिया के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं उस सीरीज में आज हम करेंगे ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। ठीक है, ये हमारे आपके ईसीई और ईई दोनों ब्रांचों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 point charges plus 4 microcoulomb or plus 9 microcoulomb are placed 30 centimeter apart in free space. What is the electrostatic force between them? ठीक है, तो बहुत सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक आपका +4 कुलाम का है, सेकेंड है आपका +9 माइक्रोकुलाम। अच्छा, दोनों माइक्रोकुलाम के हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है उनके बीच में आपका फोर्स कितना लगेगा, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो हमारा एक यहाँ पर चार्ज है आपका, ये माना एक चार्ज को मानते हैं +Q1 मानते हैं, इसकी हमारी वैल्यू है आपकी 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, देन यहाँ पर हमारा सेकेंड चार्ज है, ये भी आपका प्लस चार्ज है Q2 और इसकी जो वैल्यू है हमारी है +9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये हमारे दो चार्ज है, हमारा पॉइंट चार्ज लेते हैं और इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस है वो है हमारी r = 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मतलब यहाँ पर कुलाम्स के लॉ में यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज का सेटअप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, जिसकी वैल्यू आपकी 4 माइक्रोकुलाम और 9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फोर्स आपके इनके निकालना है। फोर्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम कुलाम्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो हमारा क्या होता है, F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जो भी हमारे चार्ज है उनका यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज़ R स्क्वायर। ये जो आपकी 30 सेंटीमीटर यही आपकी R है। ठीक है, R = 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनता है बाय कूलॉम्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आता है K। ठीक है, और जो मना ये कांस्टेंट आता है K इंटू क्या हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक K की वैल्यू क्या होती है ये मैं बताता हूँ। यहाँ जो K की वैल्यू होती है ये होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारी फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताता हूँ आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.854 इंटू 10⁻⁻12, किस में होती है, फैराड पर मीटर में। ठीक है, और जब हम इसको आप पूरे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पर K की वैल्यू क्या आती है, एक आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है या मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये होती है आपकी 9 इंटू 10⁻⁹। एक बार SSC ने इसकी यूनिट पूछी थी क्या होती है, वो होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारा फार्मूला है। आपका ये फार्मूला किससे आपका सेम है, ये आपका फार्मूला सेम है आपका जो आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, सेम उसके इक्वल है। आपका न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है आपका F = G, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 एंड m2, यहाँ पर मास का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये क्या है आपका न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सेम उसी टाइप का आपका कूलॉम्स लॉ में आपका जो आपका चार्ज का फार्मूला है। ठीक है, देखिए इसको मैं आगे अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, हमारे फोर्स आया, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब यहाँ पर हम चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं। चार्ज है एक 4 और एक 9, 4 माइक्रोकुलम और 9 माइक्रोकुलम। ठीक है, माइक्रो के लिए क्या आएगा 10⁻⁻6, तो 4 माइक्रोकुलम इंटू ये था 9 माइक्रोकुलम, 9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन हम डिवाइड करेंगे किसका, डिस्टेंस का। ये हमारी कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। देखिए 30 सेंटीमीटर है, बाकी सब मीटर में चल रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.3 R स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा हमारा 9 इंटू 10⁻⁹, 9 चौको 36, 36 आ जाएगा और इंटू 10 ये ऐड हो जाएगी तो -12
और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 0.09। तो ये 9 इंटू 10⁻², ऊपर चले जाएगा, तो ये 9 से यहाँ पर 9 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा ऊपर हम करेंगे तो ये आएगा 324 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.09। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 3.6 न्यूटन। जो हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पर 3.6 न्यूटन का हमारा फोर्स लगेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए, 3.6 न्यूटन। ठीक है, बस यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है बाय कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ ने हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, जहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 एंड ε0 इज अ absolute permittivity. The value is 8.854 into 10⁻12 unit is farad per meter. And when we solve the k, which is equal to 1/4π into 8.854 into 10⁻12, it is approximately equal to 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, the electric field intensity at a distance r from a point charge q is E। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज q के हमारी r डिस्टेंस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस यहाँ पर 2r होगी, तो व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यहाँ पर नया इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। देखिए सिंपल से आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसके थ्रू आप कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता है आपका, ये होता है आपका के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूला होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर वैसे देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो यहाँ पर हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को ये हटाते हैं तो हमारे कॉन्स्टेंट आता है के, और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू सेम पता है आपको 1/4πε0, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है, बीच में जो आपका डिस्टेंस है इसके आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी ई है ये आपके आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, हमने यहाँ पर आर को डबल कर दिया। ये आपका पहला केस है। सेकंड केस में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने सेकंड केस में ई डैश कर दिया, तो ये आर को हमने डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर कर दिया। 2 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4r²। तो पहले वाले की तुलना में कितना हो गया, ये पहले वाले की तुलना में हो गया आपका E/4। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और जब हमने डिस्टेंस को डबल करा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले की तुलना में 1/4 हो गया। तो आंसर इज इक्वल टू E/4, आंसर नंबर बी। ठीक है, ये आपका सिंपल आपका फॉर्मूला बेस है, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू विच इज चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस बाय फैक्टर 2 देन द E और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज बाय फैक्टर 4 because the r is square, because the r has the square, that's why 2 square is 4, so the E is decreased by 1/4 time which is 0.25 times of original E। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बेसिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at a center ऑफ अ गॉसियन स्फेयर। ठीक है, हमारे गॉसियन स्फेयर के सेंटर पे आपका एक चार्ज है Q और इसकी स्फेयर की रेडियस है R। तो बताना है व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेयर। तो उस आपके स्फेयर से कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें बताना है। देखिए, अगर मैं आपको सीधे, आपने वैसे ये पढ़ा भी होगा लेकिन मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा आपका गॉसियन स्फेयर है। ठीक है, ये हमारा एक गॉसियन स्फेयर है। देखिए, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, यहाँ पर दिया है, और इसकी जो आपके डिस्टेंस है आपके सेंटर से ये रेडियस की वैल्यू वो हमारी कितनी दी है, ये हमारी रेडियस की वैल्यू दी है ये R।
तो उस टाइम पूछा है कि आपका टोटल फ्लक्स पास कितना होगा। देखिए ये हमारा कहाँ पर यूज़ होता है टोटल फ्लक्स की, जहाँ पर बात आएगी ये आएगा हमारा गॉस लॉ के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम दो चार चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है आपका फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से। फाई क्या होता है, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका थ्रू द क्लोज सरफेस है, इस आपके क्लोज सरफेस में जो भी आपका फ्लक्स है उसको हम बोलते हैं आपका फाई, ठीक है। तो क्या लिखूँ इसको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस जो बनती है वो हमारी क्लोज्ड सरफेस बनती है, जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पर आपको। इसकी यूनिट क्या होती है, वही आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पर आता है। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, आपका वो चार्ज जो आपका सिर्फ इस आपके गोले के अंदर, जो आपके स्फीयर के अंदर वाला चार्ज होगा, ये होता है आपका क्यू इनक्लोज्ड। इसको हम बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। और हम पढ़ते हैं आपका एक एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी क्या आती है, ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये हम चीज़ें पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ यूज़ होता है, ये होता है हमारा गॉस लॉ यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गॉस लॉ क्या क्या कहता है, गॉस लॉ के हिसाब से मतलब इसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारा जो आपका क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स आपका सिर्फ आपका इनक्लोज चार्ज के बराबर होगा। इन अ क्लोज सरफेस द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द दैट सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सरफेस का शेप है या रेडियस है उस पर का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ इफेक्ट पड़ता है कि उसमें कितना आपका फ्लक्स आपका स्टोर्ड है। अगर आप गॉस लॉ के हिसाब से देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, हमारे यहाँ से जो फ्लक्स होता है फाई, वो होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बेसिकली आपका गॉस लॉ है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा गॉस लॉ है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखेंगे तो हमारा गॉस लॉ ये यहाँ पर क्या आता है, ये आपका आता है क्लोज लूप में ई डॉट डी ए इज इक्वल टू हमारा जो आपका ये आपका सरफेस इंटीग्रल होता है, आपका टोटल आपका फ्लक्स एनक्लोज होता है, ठीक है। या फिर आप क्या लिखते हैं, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी, हम ये भी लिख सकते हैं, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी विच इज चार्ज एनक्लोज्ड बाई अ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आपका बेसिक 12th में भी आपने ये गॉस लॉ पढ़ा होगा, ये उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारा आता है आपका गॉस लॉ। इसमें आपका रेडियस या फिर उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता, ये आपका किस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना हमारा चार्ज इनक्लोज्ड है। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है आपका क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट रो, या पी लिख के लिखा है इसमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन एंड ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं होगी। देखिए अगर आपने डाइपोल देखा होगा, डाइपोल क्या क्या होते हैं हमारे, जब तो हम यहाँ पर आपके चार्जेस को, अपोजिट चार्जेस को पास पास लेके आते हैं तो उनके कारण जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है उसको हम यहाँ पर डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, हमारे जो आपकी डाइपोल मोमेंट जो पी दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं आपको डाइपोल मोमेंट। किसके बराबर होता है, ये होता है आपका चार्ज इनटू उनके बीच के डिस्टेंस, दो इसके चार्ज के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये हमारे चार्ज है इनके बीच की डिस्टेंस हमारी डी है, ठीक है, क्यू। तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्यू और डी, इनका प्रोडक्ट को हम बोलते हैं आपको यहाँ पर क्या, डाइपोल मोमेंट। ये हमें बताता है कि आपका डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना इसके में स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके हम लोग यहाँ पर दो टर्म पढ़ते हैं, एक आपका होता है ई एक्सियल, जो आपका यहाँ पर डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, और एक आता है ई इक्विलेटरल, मतलब जो आपके यहाँ पर क्वाड आपके उसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ तो जैसे हमारा दो डाइपोल है, ठीक है, माना एक इसको मैं नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव कुछ भी मान लो आप, मतलब इसमें दो
नेगेटिव या पॉजिटिव दो अल्टरनेट चार्ज होने चाहिए और इनके बीच की कोई एक डिस्टेंस मैंने मान ली डी सपोज, ठीक है, ये हमारे इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सियल और आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं। देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ स्टेप से बनता है, एक मिनट। देखिए अगर हम यहाँ पर इसके एक्सेस पे जो देखिए ये जो हमारी ये आपके पॉइंट है, पॉइंट के हम एक्सेस के इसी के थ्रू जाएंगे तो हमारी जो यहाँ पर लाइन बनती है उसको हम कहते हैं आपका कौन सी लाइन, इसको बोलते हैं आपका एक्सियल पॉइंट। देखिए यहाँ से देखिए जो स्टेप से जो इसी के एक्सेस में जा रही है ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका एक्सियल पॉइंट। तो ये क्या है हमारा, ये आपका एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट में आपको एक स्टैंडर्ड है, एक्सियल पॉइंट में जो हमारी ई की वैल्यू होती है विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है आपका 2 टाइम्स के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये याद कर लीजिए कि ये हमेशा आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आर क्यूब ही होता है। खैर इस अच्छा एक ऑप्शन में तो आर स्क्वायर भी दिया था, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ऑलवेज ये आर क्यूब होता है। ठीक है, वहीं अगर आप इसके जो आपके एक्सियल के 90 डिग्री आप ऊपर तो जगह नहीं, मैं नीचे को दिखाता हूँ, इसके नीचे की ओर को, एक मिनट थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक्सियल के यहाँ पर से इन दोनों के 90 डिग्री जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये जो पॉइंट आया, यहाँ वाले पॉइंट को बोलते हैं आपको इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इट इज़ अ इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट में हमारी जो ई की वैल्यू होती है विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हाफ ऑफ दिस, इसका हाफ करेंगे तो 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा के पी, ये पी छोटा है, के पी अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होती है, मतलब एक्सियल में जो इसकी वैल्यू होती है ये इसकी डबल होती है। आप कोई भी एक याद कर लीजिए, जैसे आपने इक्वेटोरियल याद कर लिया तो एक्सियल के लिए आप उसका डबल कर दीजिए, या फिर आपने ये याद कर लिया तो आप इसका हाफ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डायपोल एक्सेस के साथ जो लाइन ऐड होती है उसी के फील्ड में जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है आपकी एक्सियल, और डायपोल मोमेंट के नॉर्मल में मतलब जो 90 डिग्री के लिए आती है वो यहाँ पर होती है आपकी कौन सी वाली, इक्वेटोरियल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद करनी है, वो क्या है, वो है आपकी आर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा हमारा क्या पूछा था, एक्सियल, एक्सियल के लिए आता है 2, आंसर नंबर बी, 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप, क्योंकि ये आप याद कर लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक बार सिंपल क्वेश्चन भी आ रखा है इसको, आपका डायपोल मोमेंट का कि Q इंटू डी होता है या M इंटू डी होता है, तो ये हमारा Q इंटू डी होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर इम्पोर्टेंटली याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर K की वैल्यू, ये आपको पता होगी K की वैल्यू क्या होता है, 1/4πε। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, मतलब एक्सियल के टाइम में E ऑफ एक्सियल, जो एक्सियल लाइन में गए थे हम, उसके लिए हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आता है हमारा k 2p अपॉन आर क्यूब, और यही k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε, 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। तो जनरली आपने किताबों में ये फॉर्मूला देखा होगा यहाँ पर, तो इसमें हमारे अल्टीमेटली ये पूछा था, तो हमने सीधे इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज़ अ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स, ये एयर फील्ड है, इफ द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट इज filled with a dielectric material जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, हाउ विल द कैपेसिटेंस चेंज। देखिए क्या है, पहले हमारा जो कैपेसिटर है इसके बीच में, हमारे प्लेटों के बीच में क्या लग भरा है, प्लेटों के बीच में हमारी एयर भरी है। देन हमने यहाँ आपको एयर को यहाँ पर रिमूव करके क्या डाला, हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो उस टाइम पर ये पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछ रहा है कि आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज क्या करेगा, आपका बाई ए फैक्टर के, सेकंड दिया आपका इंक्रीज करेगा बाई ए फैक्टर के, थर्ड दिया कोई चेंज नहीं होगा, और फोर्थ दिया है इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ के स्क्वायर। देखिए आपने जब भी हम लोग यहाँ पर आपका डाइलेक्ट्रिक का आपका इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के बीच में, तो ऑलवेज ये आपका इंक्रीज करता है आपका कैपेसिटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, या फिर बी होगा
या फिर डी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हम इसका फॉर्मूला यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, अगर आपका एयर फील्ड है तो मतलब एयर के लिए मैं क्या दिखाऊँ, सी नॉट करता हूँ। सी नॉट हमारा एयर फील्ड है, इसके लिए क्या आएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ आपका फ्री स्पेस इंटू क्या होता है ए बाई डी, एरिया अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होती है कब, जब आपका ये क्या हो, एयर फील्ड कैपेसिटर, मतलब वो कैपेसिटर जिसके आपके दोनों प्लेटों के बीच में एयर भरी हो। एयर फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा ये रहा। देखिए वहीं पर अगर हमने यहाँ पर हमारे जब डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, वो होता है आपका जो भी आपके डायलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका डाइलेक्ट्रिक के साथ, डाई इलेक्ट्रिक भरने देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा या डाइलेक्ट्रिक भरने पर यहाँ पर क्या होगा हमारा, जब कैपेसिटेंस ये हो जाएगा C इज इक्वल टू के टाइम्स। ठीक है, ये हमारा कोई एक फैक्टर जो दिखे कांस्टेंट वैल्यू के, इससे आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, जब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे आपका पहला और दूसरे का, तो यहाँ से क्या आएगा हमारी बाई कंपैरिजन यहाँ पर से आप देखेंगे जो यहाँ से हमारे C की वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है हमारी C की वैल्यू हमारी आ रही है के टाइम्स ऑफ C नॉट। ठीक है, हमारे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है के टाइम्स ऑफ आपके एयर फील्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू। पहले हमारी ये थी, हम जब ये आपका यहाँ पर जो आपने डाइलेक्ट्रिक भरा तो उससे हमारे जो एयर फील्ड के टाइम में वैल्यू है उसका हमने यहाँ पर के से मल्टीप्लाई करा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से के से मल्टीप्लाई करा, मतलब आंसर नंबर बी आ जाएगा। आंसर नंबर बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर के। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कैपेसिटेंस यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय अ डाइलेक्ट्रिक फैक्टर आपका कोफिशिएंट के। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर हमसे याद क्या करिएगा कि जब भी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डालते हैं, मतलब यहाँ पर जब हम आपका डाइलेक्ट्रिक आपका इंसर्ट करते हैं तो हमेशा यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होगी। देखिए क्योंकि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन आपके बाकी जो भी कांस्टेंट होते हैं इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमेशा ये वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी। तो आपका कॉन्सेप्चुअली भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जब भी हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर मिलाते हैं तो एज अ बूस्टर काम करता है। डाइलेक्ट्रिक मिलाने से हमारे कैपेसिटेंस में बूस्ट आता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, इंक्रीज बाय कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय फैक्टर के। ठीक है, ये हमने जिस फैक्टर से यहाँ पर जिस फैक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है उसी के हिसाब से आपका इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड एंड इज चार्ज बाय अ 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए आपका कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर वाला फॉर्मूला का यूज़ करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, विच इज़ एनर्जी स्टोर यू इज़ 1/2 CV²। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला देखा ही होगा। ये क्या बताता है, ये आपका स्टोर्ड एनर्जी बताता है इन टर्म्स ऑफ जूल। जूल जो यूनिट होती है उसमें बताता है। सी क्या है, सी हमारा कैपेसिटेंस है जो आपका फैराड में होता है। वी क्या है यहाँ पर, वी है आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पर वोल्टेज है हमारी वी। ठीक है, इसका फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। क्या दिया हमारे सी की जो वैल्यू है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हमें सी की वैल्यू कैपेसिटेंस की वो है आपकी 4 माइक्रोफैराड, मतलब 4 × 10⁻⁻⁶ फैराड। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू है आपकी 100 वोल्ट। बस इस वैल्यू में इस आपके फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा आपका 1/2 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू है आपकी 4 × 10⁻⁻⁶ और मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 100 × 100। 100 × 100 क्या हो जाएगा आपका 100 × 100, 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर ये। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 दूनी 4, तो 2 इंटू ये आपका 10⁻⁻⁶ है और ये आपका 10 आपका 4 है, तो क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁻²। 2 × 10⁻⁻² मतलब क्या आ जाएगा 0.02 जूल। तो यहाँ से जो एनर्जी स्टोर करी कैपेसिटर ने वो करी 0.02 जूल। आंसर नंबर बी 0.02 जूल। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। आपका क्या, आपका यू जो आपका एनर्जी स्टोर होती है आपके कैपेसिटर में वो होती है आपकी ½ CV²। ठीक है, ये आप यहाँ पर इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिए।
अगर यहाँ पर इसकी जो इंडक्टर होता तो क्या आता, हाफ एल आई स्क्वायर 1/2 एल इंटू आई, करेंट का स्क्वायर। ठीक है, बस ये फ़र्क आता है। आगे देखते हैं, दिया है आपका विच फिजिकल लॉ डज मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट डी इज रोवी रिप्रेजेंट। तो डेल डॉट डी रोवी किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए इसका अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में आंसर ही बताया था। आपका डेल डॉट डी क्या होता है? ये आपका चार्ज एनक्लोज बाय अ सरफेस। ठीक है, ये आपका जो फ्लक्स आपका इमिट करता है, आपका चार्ज एनक्लोज बाय अ सरफेस होता है, ये मैंने आपको बताया था। और ये आपका पॉइंट चार्ज है डेल डॉट डी। ठीक है, मतलब इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या दिया है आपका, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। ये डेल डॉट डी मतलब क्या होता है? डेल डॉट मतलब होता है आपका डाइवर्जेंस। तो ये आपका बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है डी, यहाँ पर डी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, हाँ, ये जो हमारा डी है इट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, जैसे आपका मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी होता है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका डी होता है विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और आप आपका रोवी क्या है? आपका रोवी है हमारा चार्ज डेंसिटी। रोवी इज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आपका फॉर्मूला है जो आपका डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। तो ये हमारा क्या है? ये है आपका गॉस लॉ। ठीक है, इट इज़ अ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे गॉस लॉ। ठीक है, ये आपका किस फॉर्म में है? ये हमारा पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म, या इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट फॉर्म को हम डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये याद कर लीजिए, पॉइंट फॉर्म काफ़ी है। पॉइंट फॉर्म को हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी फॉर्म होती है, वो होती है आपकी इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, मतलब इसको हम देखेंगे तो ये आपका होगा डेल डॉट डी ए, या फिर ऐसे लिखिए अगर आप, इन अ क्लोज सरफेस। ठीक है, डी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? चार्ज इनक्लोज्ड विच इज़ क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म का वर्जन है जहाँ पर आपको गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर पी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बाकी यहाँ पर आपके मैक्सवेल की हमारे 4 इक्वेशन है, वो आप कैसे याद कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने जो मैक्सवेल की हमारे पास 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल ऐसे मैक्सवेल की हमारी यहाँ पर 4 इक्वेशन है। तो 4 इक्वेशन यहाँ पर याद करने की जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है आपका डी बी ई जी। ठीक है, डी बी ई एच, ये हमारी एक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए पहले वाले दो हैं, ये आपको किसको दिखाएंगे? ये हमारे दिखाएंगे डाइवर्जेंस को। ठीक है, देन हमारे जो नेक्स्ट सेकंड दिखाएंगे, नेक्स्ट 2 दिखाएंगे, ये हमारे दिखाएंगे कर्ल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हमारा आपका यहाँ पर है डाइवर्जेंस के लिए क्या आता है? डॉट। तो पहले वाले 2 के लिए हम डॉट लिखेंगे विच इज़ डेल डॉट डी। डेल डॉट डी इज इक्वल टू हमारा रो भी होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये है आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेल डॉट बी। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये आपका मैग्नेटोस्टैटिक। बाकी वाले 2 क्या हैं? ये हमारे आते हैं कर्ल। यहाँ पर आएगा आपका कर्ल, मतलब आपका क्रॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कर्ल। तो डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई हमारा क्या होता है? ये होता है आपका माइनस डी बी बाई डी टी विच इज़ फैराडे लॉ। ठीक है, ये है हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो फैराडे लॉ लिखता हूँ, काफ़ी है अभी। लास्ट है हमारा डेल क्रॉस एच। ठीक है, विच इज़ कर्ल ऑफ एच, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। यहाँ पर क्या आता है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्लस आपका डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, डेल डी बाई डेल टी आपका जो आपका कैपेसिटेंस में कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं होता था, इसलिए यहाँ पर ये आपको इम्प्रूव करके मैक्सवेल ने ये वाले इसको इम्प्रूव करके अपनी यहाँ पर आपका वो बनाइए, अपनी आपको थ्योरम बनाइए। तो इसको हम बोलते हैं वैसे एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। ठीक है, तो ये आपके 4 लॉ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिंपल याद करिए आप डी बी ई एच या फिर आपका बी डी ई एच कर सकते हैं। बी डी ई एच से आपका बिल्कुल लाइन में हो जाएगा। बी के बाद सी छोड़ के डी, टी के बाद ई के बाद एफ और जी छोड़ के एच। ठीक है, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। पहले वाले 2 हमारे डाइवर्जेंस के लिए, देन हमारा कर्ल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट शेप डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन
टेक अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यहाँ पर कैसी होती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए हम लोग निकालने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं आपको पता होगा। हम लोग लगाते हैं आपका राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पर आपको हमारा जो दायां आता है उसके हम थंब को करंट के डायरेक्शन की ओर करते हैं, और जो हमारी फिंगर आती है, फिंगर का जो कर्ल बनता है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। देखिए मतलब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, इससे दिखा देते हैं। जैसे ये माना एक वायर है और वायर में यहाँ पर हमारी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में एक करंट दिखाई तो मैंने ये करंट आई फ्लो हो रही है सपोज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग अपने थंब को प्लेस करेंगे। यहाँ पर अगर हमारा थंब प्लेस है इस डायरेक्शन की ओर को, तो हमारी जो फिंगर आएगी, फिंगर हमारी ऐसे आएंगी ये, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये हमारी फिंगर आई है। तो ये वाला जो आपका रूल है ये है आपका राइट हैंड थंब रूल, विच इज राइट हैंड थंब रूल। या आपके करंट कैरिंग कंडक्टर में उसके जो अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन निकालने का काम आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बनी, ये देखिए हमारी उंगली इस टाइप से डायरेक्शन में घूमी तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई है, ठीक है। ये जब आपका करंट ऐसे जा रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर इस डायरेक्शन में आई। अगर हम उसी को हम लोग यहाँ पर सिंपल वे में देखें, हम लोग आपके इंजीनियर्स हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपका करंट यहाँ पर अंदर की ओर मतलब करंट एंटर कर रही है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, पॉइंट दिखाते हैं। वहीं अगर बाहर आ रही है तो हम लोग दिखाते हैं आपका क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके हिसाब से दिखाऊँ, एक मिनट, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ तो आप इजी समझ जाएंगे। ठीक है। ये तो यहाँ पर से मैंने डॉट दिखाया। डॉट का मतलब क्या है, हमारी करंट अंदर की ओर को जा रही है आपके बोर्ड के, जैसे आप स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर की ओर को या फिर स्क्रीन से बाहर की ओर को मान लें, कहाँ की ओर को माने इसको। तो इसको हम लोग यहाँ पर हमारा डॉट का मतलब जो होता है आपको कन्वेंशनल देखेंगे तो हमारा डॉट का मतलब होता है कि आपके आउटवर्ड करंट है। आउटवर्ड करंट मतलब ये स्क्रीन से बाहर की ओर को आ रही है। जैसे हमारा ये है ना तीर, माने ये तीर है हमारा, ये ठीक है, ये हमारा तीर है। तो तीर का हमें आपका टॉप दिख रहा है, ये टॉप मतलब ये कैसे आ रहा है, बाहर की ओर को आ रहा है। अगर देखिए इसके बाहर की ओर को आपके करंट आ रही है ये, तो हमारी फ्लक्स लाइन कैसे बनेगी, ये हमारी बनेगी यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये अगर बाहर की ओर को आ रहा है तो हमारी ये ऐसे इस हिसाब से जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे करके हमारी कंप्लीट होगी ये। और अगर वहीं आपका क्रॉस है, क्रॉस मतलब क्या है, करंट कैसे इनवर्ड अंदर की ओर को जा रही है। ये आपका जो तीर का है ये आपका अंदर की ओर को जा रहा है ऐसे, ये ठीक है। जब आपका अंदर की ओर को जाएगा तो यहाँ पर जो हमारी आपकी आती है ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है, ये इस टाइप से, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना पाथ पूरा करती है। तो ये कैसे आएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड के लिए, और ये आएगी आपकी क्लॉकवाइज आपका इनवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा स्टेट चाहिए, पूछा क्या था, शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेक्स अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक हो गया। क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, बिल्कुल नहीं। आपका कंसेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, बिल्कुल। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर सी क्या है, रेडियल लाइन, रेडियल तो आती नहीं है। इलेप्टिकल लूप नहीं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे कैसे बनेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम होगा, ठीक है, इसका सेंटर सेम होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और देखिए जैसे लाइन ये है तो इसके आपके परपेंडिकुलर यहाँ पर आ रही है तो इसके 90 डिग्री में, चाहे इस डायरेक्शन में देखिए चाहे इस डायरेक्शन में देखिए, हमारे यहाँ पर 90 डिग्री पर ही आपका बनता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, आपका राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे कंसेंट्रिक वो सर्कल जो आपके परपेंडिकुलर होंगे आपके प्लेन के। आंसर हो जाएगा आपका कंसेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, बिल्कुल। आंसर नंबर इसका बी सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अकॉर्डिंग टू द बायोट सेवर्ट लॉ, हमारे बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से व्हाट डज द मैग्नेटिक फील्ड डीवी प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ करंट एलिमेंट आई डी एल।
ठीक है, डिपेंड्स ऑन। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका स्मॉल आपके एरिया के लिए बताता है। देखिए स्मॉल लेंथ है आपका, डी एल क्या है आपकी, डी एल है आपकी डिफरेंशियल स्मॉल लेंथ। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंशियल स्मॉल लेंथ। देन हम इंटीग्रेट करके हम पूरा निकालते हैं, लेकिन हम फाइंड पहले स्मॉल लेंथ के लिए करते हैं। और यहाँ पर डी बी क्या है आपका, यहाँ पर स्मॉल आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसका फॉर्मूला मेन पता होगा यहाँ पर बायो सेवर्ट का, देखिए वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, विच इज़ बायो सेवर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट, इनके द्वारा ये बनाया हुआ फॉर्मूला है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो आपका डी बी है, फॉर्मूला दिया है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद भी होगा बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ में हमारा एक यहाँ पर आपका करंट एलिमेंट होता है जो होता है आई डी एल। ठीक है, और डी बी क्या है, डी बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डी बी हमारा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट लेंथ के, आई और डी एल के, इसके हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका थीटा है ये आपका एंगल दिखाता है विच इज़ अ साइन एंगल। और आपका यहाँ पर डी बी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर से हमारे जो, एक मिनट, जो डी बी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा एंड डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और ये पहला वाला तो आपको कांस्टेंट ही है। ठीक है, जैसे आपके वहाँ पर कूलाम्स लॉ होता है ना, ये सेम उसी टाइप का लॉ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कूलाम्स लॉ क्या होता है, हमारा कूलाम्स लॉ वहाँ पर ये होता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/r स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या होता है मैग्नेटिक में, आपका डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सिमिलर आपका जैसे वहाँ पर कूलाम्स लॉ है वैसे यहाँ पर आपका सिमिलर है आपका बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन क्या दिया था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी बी इज प्रोड्यूस बाई आर, डिस्टेंस आर, और आपका करंट डेंसिटी आई डी एल, इसके कैसे आपका रिलेशनशिप करता है। या देखिए आपका ओनली ऑन करंट आई, नहीं करंट आई में नहीं होता है, इसके अलावा भी आई डी एल साइन थीटा भी है, ऑन आई बिल्कुल, और डी एल और साइन थीटा इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बिल्कुल। ये तो पूरा फॉर्मूला लिख दिया इसने, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका डी बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका आई, और डी एल डिफरेंशियल लेंथ, इनका जो एंगल बनता है साइन थीटा, और उसके आपके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर बी। डिस्टेंस ओनली नहीं, ओनली वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये तो कहीं से कहीं तक होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। बाकी आप यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा, जैसे आप वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जैसे वहाँ पर कूलाम्स लॉ है, वैसे ही हमारा यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारा आता है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसकी वैल्यू। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे वहाँ पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है, वैसे ही हमारा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया आपका, करंट आई फ्लो थ्रू एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, एक करंट आई फ्लो हो रही है, कोई इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज एच एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक हमारा इन्फिनेट हमारा वायर है, उसमें यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, उसमें हमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी निकालनी है विच इज एच, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, जो आपके परपेंडिकुलर है एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपका सिंपल है, आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा ही होगा, और ये फॉर्मूला जनरली बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एम्पीरियन लूप का यूज़ करते हैं। एम्पीरियन लूप क्या होता है, हमारा एक सर्कल होता है जिसमें आपकी रेडियस आर होती है, माना एक इस टाइप का आपका लूप होता है। देखिए लूप क्या होता है, जिसका सिमिलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट में आके मिलता है, इसको हम बोलते हैं लूप। तो आप इसको, ये आपका एम्पियर ने बताया, तो ये आपका एम्पीरियन लूप है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से आता है, तो जो आपका लूप बनता है इसको बोलते हैं आपका एम्पीरियन लूप।
जैसे आपने गॉस लॉ के थ्रू जो बना था उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, वैसे एम्पियर लूप का जहाँ पर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पीरियल लूप। इसमें आपका एक सर्कल होता है, एक लूप है तो एक यहाँ पर सर्कल होता है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है, ये हमारी रेडियस आर है। इस लूप पर जो आपका एच होता है वो हर जगह पर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के होता है। मतलब ये जो लूप होगा इसमें जो आपका एच एच को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारी हर जगह पर क्या होती है, ये आपकी होती है हर जगह पर कांस्टेंट होती है, ठीक है। मतलब आपके हर जगह जो उसका टेंजेंट होगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर भी टेंजेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, अगर आपको पता होगा एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से ये आता है आपका एच डॉट डी एल, क्लोज लूप में आपका एच डॉट डी एल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है आई एनक्लोज्ड, करंट एनक्लोज्ड, विच इज़ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड एम्पियर सर्किटल लॉ है। यहाँ पर देखिए डी एल क्या है हमारा, ये लेंथ क्या है इसकी, अगर आप सर्कल का एरिया देखेंगे, सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे, सर्कल का सरकमफेरेंस हमारा क्या आता है 2πr। तो यहाँ पर से डी एल की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 2πr, तो हमारा क्या आ जाएगा एच, अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ये आ जाएगा एच इंटू लेंथ कितनी आ जाएगी 2πr, क्योंकि सरकमफेरेंस हमारा 2πr है, इंटू क्या आ जाएगा आई एनक्लोज्ड। तो बस यहाँ पर क्या पूछा है उसने, आई एनक्लोज पूछा है, क्योंकि टेंजेंट में हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो हमें यहाँ से करंट की वैल्यू, ये एच की वैल्यू बतानी है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एनक्लोज्ड अपॉन 2πr। तो ये आंसर आ जाएगा एच इज इक्वल टू आई एनक्लोज अपॉन 2πr। एच इज इक्वल टू, ये नहीं है आंसर नंबर बी, एच इज इक्वल टू आई अपॉन 2πr। यहाँ पर आई इनक्लोज्ड को इसने आई लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी। बस यहाँ पर आपने यही वाला फॉर्मूला मेन याद करना था, ठीक है। जो आपका है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें एच डॉट डी एल हमारा होता है आपका करंट एनक्लोज बाई अ सरफेस, ठीक है। बाकी अगर इससे आप बी की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच या म्यू नॉट इंटू एच, कुछ भी लिख दें, चलो म्यू एच कर देते हैं। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से अगर हमने बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेगा म्यू इंटू एच, एच की वैल्यू पीछे क्या आई थी हमारी आई एनक्लोज्ड, इन सी एल ओ एस डी इनक्लोज्ड अपॉन आपका एरिया कितना था उसका 2πr। तो हम डायरेक्टली यहाँ से बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसकी वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बी और एच में रिलेशनशिप होता है, विच इज़ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। एंड जब हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो हमारा यहाँ पर एक आपका जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है म्यू, ठीक है, म्यू एच। म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एब्सोल्यूट में, और आपका रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जनरली आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट आई flows through a circular loop of radius r. What is the magnitude of magnetic field at the center of the loop? तो उस लूप के सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बतानी है। यहाँ पर सब बी दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी की वैल्यू बतानी है एट अ सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। उस लूप के सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू बतानी है। देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, ये क्या था, जब हमारा स्ट्रेट वायर था, ये हमारे स्ट्रेट वायर के टाइम पे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई थी। तो ये कब आती है, ये हमारी आती है आपकी स्ट्रेट वायर। लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने पीछे आपको दिखाया था इसकी वैल्यू। ये क्या आया था जब आपका स्ट्रेट वायर का केस हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारा आता है 2π, ठीक है। जब हम यहाँ पर देखें, इसमें दिखाया था ना मैंने आपको ये पीछे, तो ये बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा म्यू इंटू एच, या फिर म्यू को यहाँ पर म्यू नोट लिखा है तो म्यू नोट अपॉन आई, म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2πr। तो म्यू नोट आई अपॉन 2πr हमारा क्या आता है, ये स्ट्रेट वायर के केस में हमारे यहाँ पर इसके सेंटर पे हमारी क्या होती है, हमारे सेंटर पे आपकी इसकी वैल्यू होती है बी की वैल्यू। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे कब, जब यहाँ पर हमारा दिया है कैसा आपका सर्कुलर लूप दिया है, सर्कुलर लूप में हमारा यहाँ पर रेडियस हम निकालते हैं। देखिए सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर हमारा सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर, ठीक है, सर्कुलर लूप के
सेंटर पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है विच इज़ बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, कि हमारा जो बायो सेवार्ट का जो लॉ होता है वो हमारा पूरा जो सर्कल है, तो सर्कल के पूरे यहाँ पर यूज़ होता है। सर्कल के लिए क्या होता है हमारा जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 to 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, तो 0 डिग्री से लेकर हमारा 360 डिग्री के बीच में हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 0 to 2 पाई हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर वैल्यू आती है वो हमारी बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी विच इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये कब आएगा, ये आएगा जब आपका सर्कुलर लूप हो। और ये वैल्यू कब आएगी, ये वैल्यू आएगी जब हमारी स्ट्रेट आपकी वायर हो। ठीक है, स्ट्रेट वायर के टाइम में ये वैल्यू आती है। बस ये दो चीज़ याद कर लिए, स्ट्रेट वायर के उसमें हमारा पाई आता है लेकिन आपको सर्कुलर में यहाँ पर पाई नहीं आता, क्योंकि जब हम इसका यहाँ पर टोटल लूप में हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारा 2 पाई के टर्म से यहाँ पर से पाई कट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू 2 पैरेलल कंडक्टर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है, आपकी दो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर है सेम डायरेक्शन में, माना मैंने ऊपर के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इसमें हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या पूछा, करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, ये ऊपर की ओर को मैंने एरो कर रखा है, तो दोनों यहाँ पर ऊपर की ओर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके बीच में पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पूछा है कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा। देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो कराएंगे तो उस टाइम हमारा यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो लगता है आपका अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये आपको इस इधर की ओर को अट्रैक्ट करेगा और ये इधर की ओर को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर कैसा लगेगा आपका अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करता है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है, माना इसकी अगर आपका बीच की डिस्टेंस d है तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला यूज़ होता है वो होता है आपका फोर्स पर लेंथ। ठीक है, विच इज़ फोर्स पर लेंथ को हम लिखे हैं फोर्स अपॉन लेंथ। ये हमारा फार्मूला होता है, फोर्स पर लेंथ होता है आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है फोर्स पर लेंथ का इन अ पैरेलल कंडक्टर। तो ये आप फार्मूला यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपका यहाँ पर डी क्या है, हमारी डी है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर। ठीक है, तो सिंपल अगर आपको इसको वे में दिखाऊँ समझाऊँ तो क्या होगा, जब हमारे 2 पैरेलल कंडक्टर में करंट हमारे सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो उनके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके हर जो आपका कंडक्टर है वो दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जिससे इसमें जो फोर्स लगता है आपने कहा होगा फोर्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू BIL। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटू करंट इंटू लेंथ, इससे हमारा फोर्स निकलता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट के केस में हमारे क्या होता है, ये आपके दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये यहाँ को अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ की ओर को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमारा जो ओवरऑल जो फोर्स आता है वो आता है आपका अट्रैक्टिव इन नेचर, आंसर नंबर बी। ठीक है, वहीं अगर आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होते तो हमारा कैसे आता, रिपल्सिव फोर्स, जो आपस में एक दूसरे को धक्का मारता। ठीक है, अगर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता, अपोजिट करंट फ्लो होता, तब क्या होता, अपोजिट करंट फ्लो के टाइम में हमारा यहाँ पर ये कौन सा फोर्स लगाते, रिपल्सिव। दोनों एक दूसरे को धक्का मारते, मतलब जैसे ये है, एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट नीचे आ रहा है, तो ये इधर की ओर धक्का मारता, ये उधर की ओर को धक्का मारता। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जब आपके दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स आता है। वहीं जब आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमारे यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, इन अ कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न है 100, कॉइल में आपके 100 टर्न है, फ्लक्स चेंज हो रहा है आपका 0.2 वेबर से 0.5 वेबर में इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो बताना है आपका व्हाट इज़ द इंड्यूस फ्लक्स इन द कॉइल। तो हमें यहाँ पर इंड्यूस फ्लक्स बताना है। इंड्यूस फ्लक्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर इंड्यूस EMF बताना है। इंड्यूस EMF के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका फैराडे का लॉ। आपने फैराडे का लॉ देखा होगा, मशीन में भी क्या होता है, E इज इक्वल टू इंड्यूस EMF इज इक्वल टू -N d∅dt। तो ये हमारा जनरल आपका इसका लॉ है, किसका, ये हमारा लॉ है आपका इंड्यूस EMF का। ठीक है, यहाँ पर जो आपका नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, ये हमारा डिनोट करता है आपका लेंज लॉ। ठीक है, ये हमारा लेंज लॉ करता है। तो यहाँ पर लेंज लॉ के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम जनरली इंड्यूस EMF को क्या लिखेंगे, N d∅dt। ठीक है, d∅ dt, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे।
यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न एन की वैल्यू है हमारी 100 और आपका देखिए 5T है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके हम चेंज के लिए क्या करेंगे, ये आपकी फ्लक्स की फाइनल वैल्यू है विच इज़ 5 इज गिवन एज 0.5 मिली वेबर विच इज़ 0.5 वेबर है। और आपके फ्लाई 1 जो पहले फ्लक्स की वैल्यू थी वो है आपकी 0.02 वेबर। तो देखिए चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स जिसको आप डेल्टा डी लिखेंगे वो होता है हमारा 5 माइनस 5 विच इज़ 0.05 माइनस 0.02 एंड इस कम अल्टीमेटली 0.02 वेबर। तो हमारा फ्लक्स इतना हुआ 0.03 वेबर इन हाउ मच टाइम, इन टाइम डेल्टा टी किस टाइम में 0.5 मतलब 1 सेकेंड के भी आधे सेकेंड में आपका ये आपका फ्लक्स चेंज हुआ है। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, बस सिंपल फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। देखिए यहाँ पर से ये क्या हुआ है, यह है आपका 100, 5 टू माइनस 5 कर दीजिए, वही आपका 0.05 माइनस 0.02 अपॉन टाइम कितना है मेरे भाई, टाइम है आपका 0.5 सेकेंड। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 100 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 0.05 विच इज़ इक्वल टू 1/2, 3 अपॉन 1/2, 3 इंटू 2 हमारा जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 वोल्ट। आंसर नंबर बी 6 वोल्ट इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला का यूज़ करा। बाकी यहाँ पर देखिए क्या था, आप में फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स की आपके 5.2 की वैल्यू ये है, देन आपके 5.1 की वैल्यू ये है, 5.2 माइनस 5.1 इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, कितने टाइम में आपका चेंज हुआ है। तो दिया था आपका 0.5 सेकेंड में आपका 0.2 से 0.3 आपका वेबर में चेंज हुआ। तो यहाँ पर यह है। बाकी नेगेटिव साइन कहाँ आता है, नेगेटिव साइन आपका लेंज लॉ के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर लेंज लॉ की कोई बात नहीं हुई थी, तो हमने इसका सिंपल आंसर निकाला। आगे देखते हैं, आंसर इसका बी सेला लगा दिया। आगे देखते हैं, चलो लेंज लॉ की बात हो गई यहाँ पर। हाँ, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल, लेंज लॉ किस प्रिंसिपल का बेस है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमारा कौन सा यूज़ होता है, इट्स अ केसीएल, किर्चॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये हमारा कहाँ आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी नोड पर मिलने वाली आपकी जो करंट है वो आपकी इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं किसी भी आपके नोड में मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, ये हमारा होता है। बाकी देखिए लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ हमारा बोलता है कि लेंज लॉ कहता है कि जो हमारे करंट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो आपका यहाँ पर आपका इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने कॉज का अपोज करता है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं ऐसा कहूँ कि लेंज लॉ हमारा क्या बोला, लेंज अंकल बोले हमसे कि जो हमारा इफ़ेक्ट होगा, माना जो इफ़ेक्ट आया किसी चीज़ को करने से और जिस चीज़ के थ्रू आया हो वो अपने कॉज का यहाँ पर अपोज करेगा, इफ़ेक्ट अपने कॉज को अपोज करेगा, मतलब जिससे ये जन्मा है उसका अपोज करेगा। ठीक है, जैसे हम माँ बाप का कहना नहीं मानते वो चीज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है, मतलब हम जैसे हम किसके कॉज है, हम किसके कारण हुए, माँ बाप के कारण, हम अपनी माँ बाप की बात नहीं मानने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफेक्ट अपोजिट ऑन कॉज। ठीक है, ये आपका लेंज लॉ ने बोला, जो आपका रियलिटी में भी मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर इंड्यूस आपका ये क्या करेगा, जब हमारे यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हो गया, यहाँ पर इंड्यूस जब अगर फ्लक्स के कारण यहाँ पर इफेक्ट क्या आएगा, फ्लक्स के कारण देखिए हमारा फ्लक्स के कारण हमारे यहाँ पर इफेक्ट आता है कि हमारे यहाँ पर इंड्यूस करंट फ्लो होगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ के कारण हमारी करंट फ्लो होगी जो अपने अपोज, करंट किसके कारण फ्लो होगी यहाँ पर, अपोज फ्लक्स के कारण, क्योंकि फ्लक्स के कारण यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका यहाँ पर ईएमएफ आएगा उसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो अल्टीमेटली जो आपकी करंट है वो अपने ऑन कोर्स यानी आपके फ्लक्स का यहाँ पर अपोज करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इंड्यूस करंट का कॉज को हम अपोजिट लेते हैं ताकि ये आपका बैलेंस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को सपोर्ट करे। ठीक है, ये आपका किस पे डिपेंड होता है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच मीन्स एनर्जी नॉर बी जनरेटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम एनर्जी को ना तो जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वी कैन ओनली चेंज एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लेंज लॉ हमारा इसी का आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहेव करता है विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग सीधे याद कर सकते हैं, जो आपका फैराडे लॉ बताता है, ये आपका बताता है कि हमारी कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, जबकि आपका लेंज लॉ बताता है कि हमारे किस डायरेक्शन में हुई है। ठीक है, यहाँ पर लेंज लॉ हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन को डिपिक्ट करता है। जो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है ना, ये आपका लेंज लॉ का ही है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये जो नेगेटिव साइन है माइनस, ये आपका डिपिक्ट करता है लेंज लॉ, विच मीन द कॉज अपोज इट्स ओन कॉज। ठीक है, ये आपका है यहाँ पर लेंज लॉ। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन दिया आपका, व्हाट डज द पॉइंटिंग वेक्टर। देखिए हमारा पॉइंटिंग वेक्टर एस होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एस। ये आपका रिप्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव में आपका पॉइंटिंग वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है। पहला दिया है आपका डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड दिया है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड दिया है आपका डायरेक्शन एंड रेट ऑफ पावर पर यूनिट एरिया, और आपका यहाँ पर फोर्थ दिया है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इसको थोड़ा पता होगा, ये हमारा कहाँ यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पॉइंटिंग वेक्टर अगर मैं आपको दिखाऊं, पॉइंटिंग वेक्टर इस एस ये होता है हमारा ई क्रॉस एच। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है हमारी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर हमारी इसकी यूनिट होती है। ई हमारा किसके थ्रू आया, ई हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, और एच आया आपका मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो ई और एच जो हमारे फील्ड है इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पॉइंटिंग वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फील्ड ई एंड एच। ई इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एच इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेव के प्रोपोगेशन डायरेक्शन के सेम होगी। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के बराबर होगी। वेव प्रोपोगेशन के मतलब ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको अगर मैं आपको डिपिक्ट करूं तो देखिए, जैसे आपने एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट पढ़े सेम उसी टाइप से ये आप आपस में एक एक्स वाई जेड ऐसे कर देता हूँ 90 90। ठीक है, ये 90 जाएगा, ये भी 90। तो हमारी इस टाइप से हमारी वेव फॉर्म यहाँ पर जनरेट होती है, ई क्रॉस एच इज इक्वल टू एस। ठीक है, हम इसको ऐसे करके डिपिक्ट कर सकते हैं। मतलब जो इसकी यहाँ पर वो डायरेक्शन होती है वेव की, ये आपका प्रोपोगेशन करता है इन सेम डायरेक्शन। जो ई और एच और एस तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ई एच और एस ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि जो कि ईएम वेव है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी पावर पर यूनिट एरिया कितना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो एस का है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एस ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी पावर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पावर बताता है आपका पर यूनिट एरिया पर। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया पर, ये दिखा है ना वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि आपका कितनी पावर है आपके पर यूनिट एरिया पर। ठीक है, और यहाँ पर एस क्या है, एस इसलिए हमारा जो एस जो होता है वो होता है आपका पावर फ्लो की डायरेक्शन। पावर फ्लो की डायरेक्शन तो बताएगा, क्योंकि पावर फ्लो की डायरेक्शन क्या होता है, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, जो आपको आपस में तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसलिए ये यहाँ पर बताता है आपकी पावर फ्लो की डायरेक्शन और किस रेट में हमारी पावर यहाँ पर फ्लो हो रही है, विच इज़ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप सिंपल एक फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच याद करके भी निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डायरेक्शन बिल्कुल डायरेक्शन तो दिखाता ही है, ये डायरेक्शन दिखा ही रहा है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ पावर। ठीक है, पावर फ्लो का रेट दिखा रहा है विच इज़ वाट पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आंसर नंबर सी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हमारी किसी वेव की यहाँ पर दिखाता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो मेन याद रखना है वो ई एच और एस, जो आपका ये क्या दिखाता है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिखाता है, और ये तीनों हमेशा एक दूसरे के आपके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, वैसे आपका यहाँ पर ई एच और एस होते हैं। ठीक है, जब हम ई और एच का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना ई और एच का क्रॉस प्रोडक्ट, ये किसके बराबर है, ये है आपका एस के बराबर। एस क्या है यहाँ पर, एस है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर। आगे देखते हैं, दिया है आपका एट द बाउंड्री ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बाउंड्री पर विथ नो फ्री चार्ज। ठीक है, नो फ्री चार्ज की बात करिए,
हाउ डज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी बिहेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी का नॉर्मल कंपोनेंट कैसा बिहेव करता है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है इट इज़ कंटिन्यूस, सेकेंड दिया है इट इज़ कंटिन्यूस, थर्ड दिया है आपका इट इज़ ऑलवेज जीरो, और फोर्थ दिया है इट ओनली एग्जिस्ट इन वन मीडियम। तो वैसे आपको जनरल पता भी होगा इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, इट इज़ कंटिन्यूस। तो देखिए इसको बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर ये ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इससे हमारे दो मीडियम क्लासीफाई हो जाएंगे। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, दो मीडियम यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं। तो वेट अ मिनट, माना ये आपका मीडियम 1 है, कोई एक माध्यम है मीडियम 1, तो इसके लिए कोई एक वैल्यू मानते हैं एप्सिलॉन 1, इसकी आपकी परमिटिविटी है। देन यहाँ पर आपका ये लाइन के नीचे क्या है, ये आपका मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 2 इसकी परमिटिविटी मान लेते हैं एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको नॉर्मल कंपोनेंट दिखाऊं तो ये E1 हमारा E2 के बराबर नहीं होता है। मतलब अगर इसको सिंपल वे में अगर आपको दिखाऊं, एक मिनट, सिंपल वे में कैसे दिखा सकता हूँ मैं इसको, सिंपल वे में दिखाने के लिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ डी की बात करें तो पहले डी को दिखा देते हैं। एक मिनट ना दोस्तों, ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर कंपोनेंट है, माना मैं इसको पहले आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट लेता हूँ, जो यहाँ पर आपके इसमें पूछा है वो है आपका डी। तो डी का बिहेवियर क्या कैसे होगा, देखिए डी का बिहेवियर हमारा कंटिन्यूस होता है। क्यों, देखिए यहाँ पर ये हमारा पहले वाले का है ये, ठीक है, ये हमारा पहले वाले का आता है, और सेकंड वाले का dn1 इज इक्वल टू dn2, ये आपके दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से इक्वल होते हैं, हमारे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट भी यहाँ पर इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए कौन सा कलर, ये कलर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा वो इसके अक्रॉस आएगा, तो ये देखिए ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, ये हमारा आया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़, एक मिनट बड़ा हो गया थोड़ा, विच इज़ ET1, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मीडियम 1, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये होगा आपका ET2। ET2 हमारा ET1 के बराबर होता है, आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ET1। तो ये दोनों चीज़ें याद करिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होता है, वहीं आपके जो आपका डी होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, जो आपकी डी की वैल्यू होती है, डी की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये नॉर्मल कंपोनेंट बराबर होता है dn1। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट, इसके नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। वही कंपोनेंट ये है आपका dn2, यहाँ पर dn2 इज इक्वल टू dn1। फिर क्योंकि आपको पता है डी क्या होता है, डी हमारा होता है आपका एप्सिलॉन ई, डी को हम बोलते हैं आपको एप्सिलॉन ई, हम ऐसे करके भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको अगले पेज में अगर दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आपके जो डी वाला टर्म है जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट आपके दोनों मीडियम में इक्वल होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके दोनों मीडियम में सेम होता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपल वे में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आएगा कि आपके हमारे यहाँ पर दो जो आपके डाइलेक्ट्रिक के बाउंड, जब आपके दो डाइलेक्ट्रिक्स की बाउंड्री पर जब आपके कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता ना, जो आपको चार्ज फ्री है, तब हम गॉस लॉ से हम लोग बाउंड्री यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो हमारा क्या मिलता है, जो आपका डी कंपोनेंट है, मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये आपका दोनों तरफ सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका डी कंपोनेंट है, डी कंपोनेंट विच इज़ नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, जो आपके नॉर्मल है आपके मीडियम के, नॉर्मल कंपोनेंट मतलब जो आपके 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट हमारा सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो dn1 है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो ये हमारा ब्रेक नहीं करेगा, मतलब ये कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका यहाँ पर ई होता है, ठीक है, हमारा ई का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है En, ठीक है, En1 यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू हमारा En2। नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन 1 डज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन 2। ठीक है, क्योंकि हमारा डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन 1 पहले मीडियम का एप्सिलॉन परमिटिविटी अलग है, सेकंड मीडियम की परमिटिविटी अलग है। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अगर याद करनी है तो सिंपल याद करेंगे, डी जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है ये आपका कंटिन्यूस होगा, जबकि यहाँ पर आपका ई का जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये कंटिन्यूस नहीं होगा, इट इज़ डिसकंटिन्यूस। वेयरएज दैट आपका ई का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ET1 ये आपका कंटिन्यूस होगा ET2 के बराबर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इट इज़ कंटिन्यूस। टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा कंटिन्यूस होगा, लेकिन आपका यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका डी वाला कंपोनेंट है, डी का टेंजेंशियल कंपोनेंट DT1 डज नॉट इक्वल टू DT2 होगा, ठीक है, विच इज़ डिसकंटिन्यूस। तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा, अच्छा आंसर लगा दिया था, आंसर नंबर बी, इट इज़ कंटिन्यूस। आपका जिसमें आपका चार्ज फ्री वाला रीजन है वहाँ पर आपका DN1 यहाँ पर DN2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये सिंपल सा था। आगे देखते हैं, दिया है आपका एट द बाउंड्री ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम हाउ डज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिहेव। देखिए अब क्या पूछा है इसने, आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कैसा बिहेव करेगा। देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट मैंने अभी पीछे वाले डायग्राम में दिखाया था, ये देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा क्या हो रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो यहाँ है वो यहाँ पर भी है, मतलब ये आपका कॉन्टिन्यूस है। तो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आएगा, इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो आंसर आ जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, ठीक है। तो आपको डायग्राम दोबारा बना के दिखाऊँ या आप उसी से समझ गए, चलो दोबारा दिखाता हूँ, आप भूलना मत। देखिए यहाँ पर क्या था, ये हमारे थी आपका बाउंड्री, बाउंड्री के अलावा यहाँ पर हमारे कौन कौन से आपके कंटिन्यूस थे। हमारा जो आपका डी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है इसका नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर कॉन्टिन्यूस था ये, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्टिन्यूस था। ये देखिए ये वाला हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस ये वाले डायग्राम में यही चीज़ें जो आपने याद करनी, ये आपकी चीज़ें घूम फिर के एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1 के लिए M1 लिख दिया मैंने, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, ठीक है मेरे भाई। मीडियम 2 के लिए M2 लिख दिया, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है। इसमें क्या है हमारा जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का पहले मीडियम में, यही आपका DN2, ये जो है आपका DN2 ये आपका किसके बराबर है, ये आपका DN1 के बराबर है, ठीक है, विच इज़ कॉन्टिन्यूस। इन सिमिलर मैनर ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ET1 हमारा बराबर होता है ET2 के, तो ET2 इज इक्वल टू ET1। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये दोनों इक्वल होता है, तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। मतलब इसका सिंपल देखें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ET1 और ET2 मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा बाउंड्री पर की कंडीशन पर सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका कंजर्वेशन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करेंगे आप, अगर आपने ये देखा होगा E.dl क्या होता है हमारा, ये E है, E.dl हमारा 0 आता है, ठीक है, ये हमारा इसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा ट्रायंगुलर लूप लेकर उसके बाउंड्री के अक्रॉस जाएंगे ना, तब हमारी इसकी वैल्यू इतनी आएगी। यहाँ पर क्या आएगा, आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट इन अ क्लोज लूप ई इंटीग्रल होने पर हमारा जो कंडीशन बनती है क्लोज लूप के टाइम पर, वो ET1 टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। ये आप यहाँ पर इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा, ये और ये आपका जो डी वाला कंपोनेंट होता है, बस ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला दिया आपका व्हाट फार्मूला गिव द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। मतलब फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। वैसे आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन से जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, ठीक है, हमारी मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होती है। तो आपका वेव की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्व करने पर जो हमारी वेलोसिटी मिलती है उसकी हमारी वैल्यू आती है v इज इक्वल टू 1/, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो E और आपका m, इलेक्ट्रिक फील्ड के आप कांस्टेंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है परमिटिविटी विच इज़ μ0, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए आती है आपकी परमिबिलिटी विच इज़ μ0, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आती है आपकी परमिटिविटी विच इज़ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर से अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू 1/μ0/ε0। तो आंसर तो हो जाएगा ए, ठीक है। देखिए इसके अलावा इसकी वैल्यू आपको पता होगी, 1/μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 की वैल्यू होती है हमारी 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग तरह से लिखता हूँ,
जिसकी वैल्यू होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट की, वो मैंने बताई थी आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे किसके बराबर आता है, ये हमारा आता है आपके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपके आते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, एक बार क्वेश्चन इसी में आ रखा है, इसकी वैल्यू को पूछा था, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी थी और ये नीचे की वैल्यू निकाली थी, तो इसकी वी की वैल्यू जो आती थी वो आती 1। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इस टाइप का ही था। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को हम दिखाते हैं सी से। तो अल्टीमेटली जो वी की वैल्यू है, वी इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√μ0/ε0। म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, वेयर एज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, वी वेलोसिटी है, इज इक्वल टू 1/μ इंटू ई। ठीक है, म्यू या फिर μ0/एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह आपका वेयर डस हाई फ्रिक्वेंसी AC करंट फ्लो विथ अ कंडक्टर ड्यू टू स्किन इफेक्ट। देखिए, हमें पता है जब हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो उस टाइम क्या होता है, हमारा कंडक्टर में स्किन इफेक्ट लगता है। स्किन इफेक्ट से क्या होता है, हमारी करंट आपके कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो ना होकर कंडक्टर के सिर्फ आउटर पार्ट में फ्लो होती है। इसको हम बोलते हैं आपका स्किन इफेक्ट। ठीक है, जो आपका इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव एरिया की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है इस केस में, मतलब आपकी करंट सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में ही आपका फ्लो करेगी, आपके अंदर वाले पार्ट में हमारी फ्लो नहीं करती। इसको हम बोलते हैं आपका स्किन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टर के आउटर सरफेस में करंट फ्लो होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, नियर द सरफेस, मतलब आउटर स्किन पर हमारे कंडक्टर में फ्लो होती है। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पहले इसमें देखते हैं आपको स्किन डेप्थ का फॉर्मूला। स्किन डेप्थ का जो आपका इन्वर्स होता है वही होता है आपका स्किन इफेक्ट। स्किन डेप्थ को हम लोग दिखाते हैं आपको डेल्टा, इसके वैल्यू होती है आपकी 1/√μ π/f सिग्मा या π/f μ सिग्मा, आप कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या होता है, जो इसका आपका स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ के। स्किन डेप्थ इज इन्वर्सली, स्किन इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से अल्टीमेटली जो हमारी स्किन इफेक्ट की वैल्यू आती है, स्किन इफेक्ट, ये हमारी वैल्यू क्या आती है, ये हमारी आती है √μ π/f सिग्मा, π/f सिग्मा, ये हमारी वैल्यू आती है। सिग्मा हमारी कंडक्टिविटी है, f हमारी फ्रिक्वेंसी है, म्यू आपकी परमेबिलिटी है और पाई हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आती है। तो क्या है, जब हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, देखिए हाई फ्रिक्वेंसी AC के टाइम में क्या होती है, हमारी एडी करंट जो आपके कंडक्टर के सेंटर में आपका आप एडी करंट से कंडक्टर के जो सेंटर की करंट है उसका अपोज करती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर हमारे प्रतिरोध की वैल्यू इस टाइम में आपके इफेक्टिव प्रतिरोध की वैल्यू, R इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, R इफेक्टिव ग्रेटर हो जाता है आपके R एक्चुअल से, जिससे क्या होता है, हमारा एरिया, इफेक्टिव एरिया की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। इफेक्टिव एरिया की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट यहाँ पर आउटर पार्ट में फ्लो होती है, मतलब करंट डेंसिटी जो होती है ये सेंटर पे कम हो जाती है और सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर बना रखा है इसके सरफेस में हम की करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसको हम बोलते हैं आपका स्किन इफेक्ट। ठीक है, स्किन इफेक्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो आपके स्किन डेप्थ से आता है। स्किन डेप्थ हमारे वो बताता है कि हमारी करंट कितनी डेप्थ तक आपका इफेक्टिवली फ्लो हो रही है। ठीक है, स्किन डेप्थ का यूज़ करके हम यहाँ पर स्किन इफेक्ट को निकालते हैं। बस इसमें ये याद करिए कि हाई फ्रिक्वेंसी के टाइम में क्या होता है, हमारा यहाँ पर सरफेस के थ्रू आपकी करंट फ्लो होती है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग, आपने देखा होगा कि फ्रिक्वेंसी जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी की लाइन है उसको हम लोग बनाते हैं हॉलो कंडक्टर। जैसे आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल देखी होगी, वो भी आपकी कैसी होती है, हॉलो कंडक्टर। वहाँ पर फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है, तो उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। करंट कहाँ होती है, हमारे आउटर पार्ट में फ्लो होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो EMFT का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है आपका, व्हाट न्यू टर्म डिड मैक्सवेल ऐड टू एम्पियर्स लॉ दैट मेड EM थ्योरी पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी पॉसिबल कौन से टर्म में यूज़ करी। देखिए एम्पियर लॉ क्या था, हमारा एम्पियर लॉ था आपका डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J।
ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बोला, कर्ल ऑफ हमारा एच जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपके मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ है वो आपकी करंट डेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है आपका एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स ने हमारा ये लॉ दिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब भी हम लोग कैपेसिटर जैसी सिचुएशन में का यूज़ कर रहे थे तो आपका ये लॉ आपका फेल हो रहा था। ठीक है, अब तो ये क्या लिखूँ आपका, इन कैपेसिटर सिचुएशन। ठीक है, इन कैपेसिटर सिचुएशन दिस लॉ फेल्स, क्योंकि यहाँ वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर हमारी कंडक्शन करंट कंटिन्यूस नहीं होती है, बिकॉज कंडक्शन करंट इज डिसकंटिन्यूस। तो इसलिए हम यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस नहीं होती। तो मैक्सवेल ने क्या क्या करा, मैक्सवेल ने बाकी सारी इक्वेशन सेम ही करी, बस इसने अपना एक चेंज कर दिया। तो मैक्सवेल ने सिर्फ एक नया जो आपका फैक्टर ऐड करा है वही पूछ रहा है आपका नया टर्म यहाँ पर क्या ऐड करा। देखिए मैक्सवेल ने करा क्या, मैक्सवेल ने यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है इसको आपने ऐड करा। तो मैक्सवेल एड्स अ न्यू टर्म, मैक्सवेल ने हमारा एक नया टर्म ऐड करा। मैक्सवेल ने क्या करा, ये आपका डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे था, इसमें हमारा एक नया टर्म ऐड कर दिया। वो नया टर्म क्या था मेरे भाई, वो था आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज़ डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, इसने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को यहाँ पर ऐड करा। इससे क्या हुआ, इससे हमारी एक कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आपके सेल्फ सैचुरेटिंग प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट था वही आपने मैक्सवेल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ डेल डी बाई डेल टी। डेल डी बाई डेल टी हमारा क्या है, आंसर नंबर बी, डेल डी बाई डेल टी। इसको क्या बोलेंगे आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी के लिए डी आता है और एक कौन सी के लिए है, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंडक्टर था उसके कंडक्शन करंट हमारी कंटिन्यूस नहीं थी, इसलिए आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए यहाँ पर मैक्सवेल ने आपकी जो आपकी एम्पियर्स लॉ है इसको आपने मॉडिफाई करके इसने इस फॉर्म में बनाया। तो ये आपकी क्या बनी, मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। यहाँ पर डेल डी बाई डेल टी हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।